हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो हमारा एमपी है इसको ज्योग्राफिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। इसके पहले तक हमने जो डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स पढ़े थे एमपी के, वो क्या थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एमपी को डिवाइड किया गया था, है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि नेचर वाइज ज्योग्राफिकली जो एमपी है उसके कितने पार्ट्स या कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो एमपी को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ज्योग्राफिकली, ठीक है, मेजरली। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स। इनके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप एक, जैसा कि हम सभी वीडियोज़ में करते हैं कि पहले एक आउटलाइन देखते हैं, है ना। तो एक ओवरव्यू पहले आप देखिए कि पूरा जो हमारा एमपी है इसको 3 बेसिक पार्ट्स में या 3 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ज्योग्राफिकली, ठीक है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स। अब हिंदी में ऐसे क्या बोलते हैं, मध्य उच्च प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। दूसरा है सतपुड़ा मैकाल रेंज। तीसरा है ईस्टर्न प्लेट्यू। क्या है? ईस्टर्न प्लेट्यू। अब देखिए, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये भी 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब कौन कौन से हैं? तो पहला है मध्य भारत का प्लेट्यू। देखिए, एमपी में आपको मोस्टली प्लेट्यू ही देखने मिलेंगे, है ना, पठार जिन्हें हम बोलते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है, ये जो प्लेन्स होते हैं उनसे इनकी जो हाइट है, एलिवेशन है ज़मीन से, है ना, जो अर्थ सरफेस से जो एलिवेशन है इनका, वो प्लेन से ज़्यादा होता है। जो प्लेन्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है और माउंटेन्स से कम होता है, ठीक है, या जो हिल्स होती हैं उनसे कम होता है, उन्हें हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो पहला है मध्य भारत का प्लेट्यू। दूसरा है मालवा का प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली। अब ये क्या है, ये वैली है। वैली कैसी होती है? वैली होती है इस टाइप में, ये सरफेस और बीच में ये वैली बन गई और यहाँ से नदी बह रही होती है, मतलब यहाँ से नदी बह रही है। तो ये कौन सी घाटी है? नर्मदा सोन वैली। वैली को हिंदी में घाटी बोलते हैं। फिर आता है बुंदेलखंड का प्लेट्यू, ठीक है। फिर रीवा पन्ना का प्लेट्यू। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको ऐसे बता दी। अब आइए मैप में देखते हैं, ठीक है। तो मैप में जो मालवा का प्लेट्यू है वो ये वाला रीजन, जितना ये ब्लैंक रीजन है ना एमपी के मैप में, जितना भी ये ब्लैंक रीजन, मैंने ये इधर पे जो ब्लैंक रीजन बताया है, इसके ऊपर जो ब्लैंक रीजन है ये क्या है? मालवा का प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू। और ये जो इधर से ऐसी स्ट्रिप आई है, एक ये स्ट्रिप के फॉर्म में मैंने बनाया है इधर से, ये नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली। और ये जो नर्मदा सोन वैली के नीचे ये जो ब्लैंक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू वाली लाइन के इस साइड इतना ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है सतपुड़ा मैकाल रेंज। क्या है? सतपुड़ा मैकाल रेंज। अभी आप जस्ट एक ओवरव्यू देखते जाइए, इसके बाद हम सभी प्लेट्यूज को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, है ना। और ये जो नर्मदा सोन वैली और सतपुड़ा मैकाल रेंज के ऊपर साइड यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो एरो मैंने बनाया है, बघेलखंड का प्लेट्यू, ये वाला जो ब्लैंक रीजन है ये कहलाता है बघेलखंड का प्लेट्यू या बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। और ये जो मैंने वर्टिकल लाइन से शो किया है, वर्टिकल डैश से शो किया है, ये वाला जो पार्ट है ये है रीवा पन्ना प्लेट्यू, ठीक है। आप एक बार मैप में जरूर देखते जाइए इसको, इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, जो इस टाइप का पोर्शन है, ये इधर पे ये वाला जो रेड पोर्शन दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। इसका बहुत सारा पार्ट यूपी में भी है, लेकिन एमपी में जो आया वो इतना पार्ट ही आया बुंदेलखंड के प्लेट्यू का, ठीक है। अब ये बुंदेलखंड के प्लेट्यू से जस्ट ऊपर साइड से ये जो ब्लू कलर के डॉट से शुरू हो रहे हैं, ये इतना, ये जो रीजन है ये है मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है। आई होप आपको ये मैप में सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं सतपुड़ा मैकाल रेंज कौन सी है, ये वाली है। ईस्टर्न प्लेट्यू कौन सा है, उस जिसमें बघेलखंड का प्लेट्यू आता है, वो ये वाला है। तो इन दोनों को, ये जो ब्लैक से मैंने लिखा है और ये ब्लू से जो मैंने लिखा है, इन दोनों प्लेट्यूज को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेट्यूज आ रहे हैं, ये जो जितने भी प्लेट्यूज रेड कलर से मैंने लिखे हैं, ये किस में आएंगे? ये सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट हैं। किसके सब डिविजन्स हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स के। और ये जो ब्लैक वाला है ये अपने आप में एक मेजर डिवीजन है, ठीक है। कौन सा? सतपुड़ा मैकाल रेंज। और ये जो ईस्टर्न प्लेट्यू है, ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर जो मेजर डिवीजन है एमपी का, ईस्टर्न प्लेट्यू, इसके अंदर आता है बघेलखंड का प्लेट्यू। तो ये है बघेलखंड का प्लेट्यू। तो इधर से लेके ये जो इतना पूरा पार्ट है ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड।
इसके नीचे वाला ये जो सतपुड़ा मैकाल रेंज हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक यहाँ पे ये बघेलखंड का प्लेट्यू हो गया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक बार आप पहले इसको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट बना के, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से इसको लिख लीजिए आप। दोस्तों अब एक पॉइंट और हम समझेंगे यहाँ पे जो काम की चीज़ है कि देखिए मेजरली एमपी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ज्योग्राफिकली, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब जो सब डिविजन्स हैं इसके, ये सब डिविजन्स, एक ये, ठीक है, पूरे पार्ट्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल कितने पार्ट्स में है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गए जो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आ रहे हैं। एक ये सतपुड़ा मैकाल रेंज हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो कोई सब डिवीजन है नहीं तो इसको भी काउंट करेंगे, तो सतपुड़ा मैकाल रेंज हो गया। अब एक ये ईस्टर्न प्लेट्यू का बघेलखंड हो गया, तो 5 ये 6 और ये 7, तो इसका मतलब ये टोटल सब डिविजन्स के साथ हैं वो कितने हैं, 7, ठीक है। और जो मेजर डिवीजन्स है वो कितने हैं, 3। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज कभी नहीं किया जाएगा कि या तो 3 भी ऑप्शन में दे दें और 7 भी ऑप्शन में दे दें, ठीक है। या तो आपको 3 ऑप्शन में दिया जाएगा या तो 7 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो जब हम ओवरऑल डिविजन्स की बात करते हैं, ये जो जितनी भी डिविजन्स है, जब ओवरऑल इन डिविजन्स की बात करते हैं तो जो संख्या निकल के आती है, जो नंबर निकल के आता है, वो क्या है, 7। और जब हम ये मेजर पार्ट्स की बात करते हैं तो मेजर पार्ट्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मैकाल रेंज और ईस्टर्न प्लेट्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सभी पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। जितनी भी हमारे प्लेट्यूज हैं उन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत में जो हमारा पहला मेजर पार्ट था सेंट्रल हाईलैंड, उसके साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। पहला मेजर पार्ट कौन सा था, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। अब इसके 5 पार्ट्स थे, मालवा, नर्मदा सोन वैली, मध्य भारत, रीवा पन्ना प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। तो इन 5 में से भी हम सबसे पहले किसको उठाएंगे, मालवा को। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा प्लेट्यू की। अब मैप में देख लेते हैं मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है। तो ये वाला जो मैंने पॉइंट बनाया है ना, यहाँ पे ये जो ब्लैंक रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मैप में आपने देख लिया। तो अब देखेंगे इसका एरिया परसेंटेज कितना है। तो पूरे टोटल एमपी के एरिया के 28% जो एरिया है वो मालवा प्लेट्यू कवर करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पूरा एमपी का एरिया मान लो 100% है, तो मालवा का प्लेट्यू कितने % एरिया कवर करता है, 28% एरिया कवर करता है उस 100% का, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको लिख के बता नहीं सकता, है ना, क्योंकि बोर्ड एक लिमिटेड एरिया है, स्पेस है बोर्ड में। तो मैं कुछ मेन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स बता रहा हूँ, लेकिन बाकी सब आप ज़रूर एक बार देखें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने जितने बताए आप उतने ही देख के फ्री हो गए, नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को याद ना करें लेकिन आप देख लें एक बार, है ना, तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे सबसे मेजर जो है वो इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, देवास एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इस वाले रीजन में ये जो ब्लैंक स्पेस पे, इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे ना वो सभी काय में आएंगे, मालवा प्लेट्यू में, ठीक है। अपने नोट्स में आप और ज़्यादा लिखें, मैं यहाँ पे थोड़े से लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप अपनी किसी भी बुक की हेल्प लेके मालवा प्लेट्यू में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो सभी को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल कौन सी पाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट देख ली, एरिया देख ली, सॉइल कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों मालवा प्लेट्यू में मेनली ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है। कौन सी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और यही रीज़न है कि जिसके कारण जो मालवा है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है, ठीक है। अब मालवा में जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है उसका कारण भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक टाइप पाई जाती है, मालवा में जो रॉक्स का प्रकार पाया जाता है वो है क्रिटेशियस रॉक्स। कौन सी, क्रिटेशियस रॉक्स। इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि पूरे एमपी को जब हम रॉक सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि पूरे एमपी को रॉक टाइप्स के आधार पे अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। तो ऐसा ही एक रॉक टाइप है क्रिटेशियस रॉक्स। अब ये क्रिटेशियस रॉक्स क्या होती है, क्रिटेशियस रॉक्स मेनली बेसॉल्ट रॉक्स से मिलके बनता है। अब बेसॉल्ट रॉक क्या होती है, तो जो ऐसी रॉक्स जिनकी मदद से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल बनती है, वो रॉक्स क्या कहलाती हैं, बेसॉल्ट रॉक। और बेसॉल्ट रॉक किसके अंदर आती हैं, क्रिटेशियस रॉक्स के अंदर।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सिंपली इसको याद कर लें। क्रिटेशियस रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं और ब्लैक सॉइल मालवा प्लेट्यू में पाई जाती है, क्योंकि जब हम रॉक सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डीप में देखने वाले हैं। ठीक है, अब मालवा प्लेट्यू में रिवर्स कौन कौन सी पाई जाती हैं ये देख लेते हैं। तो कुछ मेन रिवर यहाँ की हैं, छिप्रा रिवर, माही रिवर के बारे में जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे अगर आपको कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो माही रिवर से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फैक्ट जरूर मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, काली सिंध रिवर और खान रिवर जो इंदौर में है, हमने देखा है अच्छे से, है ना। जो लोग भी मेरे इंदौर के भाई बहन होंगे उन्होंने देखा होगा। और भी बहुत सारी रिवर्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप अपने नोट्स में और भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट पीक्स देखेंगे। यहाँ से बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं कंपटीशन में कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है सिगार पीक। कौन सी, सिगार पीक। पीक को हिंदी में चोटी बोलते हैं, तो जो सिगार चोटी है ये यहाँ की हाईएस्ट है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 881 मीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो सेकंड नंबर पे आती है मालवा में वो है जाना पाव पहाड़ी या जाना पाव हिल या चोटी। तो इसकी हाइट कितनी है, 854 मीटर। ठीक है, 854 मीटर। धजारी, इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धजारी पीक जो है ये कौन से प्लेट्यू में आती है, तो ये मालवा प्लेट्यू में आती है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 810 मीटर। अब इसके बाद है गुमानपुर पीक। ये गुमानपुर पीक की हाइट कितनी है, 510 मीटर। ये आती कायम है, मालवा प्लेट्यू में आती है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। अब हम देखेंगे जो रेनफॉल है, रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है। रेनफॉल यहाँ पे होती है पूरे साल भर में जो रेनफॉल है वो 50 से 127 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा हो जाती है हर साल। इसका मतलब सूखा तो नहीं है, यहाँ पे एवरेज ठीक ठाक बारिश हो जाती है, पानी की कमी तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो दोस्तों 10 से 40 डिग्री सेल्सियस पूरे साल भर में रहता है, एवरेज निकालें अगर हम तो। ठीक है, मतलब कम से कम 10 डिग्री तक चला जाता है और वैसे 40 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो फाहियान यात्री थे, एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, एक चीनी यात्री थे फाहियान, तो ये पुराने यात्री थे, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो मालवा की जलवायु है, मालवा का क्लाइमेट जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट माना है उन्होंने मालवा के क्लाइमेट को। वो एक ट्रैवलर थे और उन्होंने सभी जगह का देखा हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला था, जो मालवा प्लेट्यू का क्लाइमेट है ये विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक बात है एकदम। अब देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो ट्राइब है वो कौन कौन सी पाई जाती है। ये जो मालवा प्लेट्यू है यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है और भिलाला जनजाति पाई जाती है, और भी अन्य बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मेनली आप इन दोनों को याद रखें कि भील और भिलाला मालवा प्लेट्यू में पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि यहाँ के कुछ टूरिज्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मालवा प्लेट्यू में महाकाल बाबा बैठे हैं, तो यहाँ पे एक जो बहुत ही फेमस टूरिज्म प्लेस वो कौन सी है, महाकालेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, उज्जैन में। अब यहाँ पे भीमबेटका जो केव्स हैं वो कहाँ पे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि भीमबेटका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, है ना। बहुत ही आसान सा है। और इसके जितने भी टूरिज्म हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे टूरिज्म नहीं लिख सकता, तो आप जितने भी अपनी बुक से जब पढ़ेंगे तो अदर जितने भी टूरिज्म होंगे उसको आप अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि ये टूरिज्म कौन से प्लेट्यू में आता है ना। तो इस तरीके से आप याद करें, पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे की चीज़ें फिर देखते हैं दोस्तों। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो एक डिवीज़न है, ज्योग्राफिकल डिवीज़न है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा सोन वैली के बारे में अब हम देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैप में कहाँ पे है ये। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है इस तरीके से, ये क्या है, नर्मदा सोन वैली। ठीक है, और ये एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का मतलब इस तरीके से ये, और यहाँ से नदी बह रही है। ये जो बना है ना, ये एक रिफ्ट बन गई है यहाँ पे। ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस, बीच में ये नीचे को ऐसे घुसी हुई है, और यहाँ पे क्या है, रिफ्ट वैली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके एरिया परसेंटेज के बारे में जानते हैं। तो जो नर्मदा सोन वैली है ये पूरे एमपी का 26% एरिया कवर करती है। मतलब ये जो स्ट्रिप के अंदर जो एरिया है ये कितना कवर किया है इसने पूरे एमपी का, 26%।
ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, ये जो परसेंटेजेस हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करें। इसके डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स में जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इस वाले बेल्ट में, इस स्ट्रिप में जितने भी क्षेत्र आएंगे वो क्या में आएंगे, नर्मदा सोन वैली के अंदर आएंगे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, है ना। ये कुछ मेन एग्जाम्पल थे, और जो कुछ भी अदर होंगे वो आप अपनी कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल कौन सी पाई जाती है, तो सॉइल भी यहाँ पे ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है। जैसे मालवा में ब्लैक सॉइल मिल रही थी, यहाँ पे भी ब्लैक सॉइल मिलती थी। अब रॉक्स का टाइप, जैसे मालवा में हमने क्रिटेशियस रॉक देखा था, यहाँ पे कौन से टाइप की रॉक पाई जाती है, यहाँ पे विंध्यन रॉक और टर्शरी टाइप की रॉक पाई जाती हैं, ठीक है। दो रॉक, विंध्यन रॉक, टर्शरी रॉक, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्या देखिए, एमपी में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको याद करना होगा, फैक्चुअल ज़्यादा समझना होगा, क्योंकि अगर मैं ये विंध्यन रॉक्स यहाँ पे कैसे हैं ये समझाने जाऊँगा तो वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, 3 से 4 वीडियो लग जाएंगी वो पूरे टाइप को समझाने में, ठीक है। अब रिवर्स देखेंगे कि नर्मदा सोन वैली में रिवर्स कौन कौन सी हैं। तो मेन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो नर्मदा रिवर, सोन रिवर, अब एक है शक्कर रिवर जो नर्मदा की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है, और दूधी रिवर वो भी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ऐसी नर्मदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, वो इसी में ही काउंट होंगी, है ना। तो मैंने कुछ यहाँ मेन एग्जांपल लिख दिए, लेकिन ये बहुत सारी हैं, तवा, दूधी, शक्कर, ठीक है। अब ये किस टाइप की वैली है, ये एक रिफ्ट वैली है, इट इज़ अ रिफ्ट वैली। और दोस्तों ऐसा कहीं कहीं पे लिखा होता है कि जो नर्मदा सोन वैली है ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। क्या है, सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है, नर्मदा सोन वैली। आई होप आपको ये फैक्ट क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। मेनली जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे धान की फसल बहुत अच्छी है, उगाते तो सभी कुछ होंगे, लेकिन जो मेनली फसल है वो कौन सी है, धान की। पैडी की जो क्रॉप है वो यहाँ पे ठीक ठाक है, ज़्यादा मात्रा में। क्यों, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, वाटर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक है। अब जनजाति ट्राइब्स देख लेंगे कि इस वाले बेल्ट में ट्राइब्स कौन सी पाई जाती हैं ज़्यादा। तो ट्राइब्स यहाँ पे गोंड और भील ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ज़्यादा मात्रा मतलब मिल जाती हैं ये भी यहाँ पे, ठीक है। मालवा में हमने क्या देखा था, भील और भिलाला, तो वो कुछ यहाँ पे भील यहाँ पे भी आ गए होंगे, तो यहाँ पे मेनली गोंड और भील मिलते हैं, ठीक है। टूरिज्म देखते हैं। टूरिज्म में दोस्तों जो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, यहाँ पे एक तो भेड़ाघाट हमारे जबलपुर में एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। आई होप आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए आपको, ठीक है। और एक नागदा टोली, ये दोस्तों एक प्री हिस्टोरिक साइट है ना। इंदिरा सागर डैम, ठीक है। इसी तरीके से बाण सागर डैम जो सोन नदी पे है ना। तो ये बहुत सारी टूरिज्म की साइट्स हैं जो इस वाले में आती हैं, किसमें, नर्मदा सोन वैली में आती हैं। तो एक बार आप इन सभी फैक्ट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य भारत का पठार, जो मध्य भारत प्लेट्यू है, उसके बारे में जानते हैं। ये जो 3rd नंबर पे क्या है, मध्य भारत प्लेट्यू। आइए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लू डॉट वाला पोर्शन है, यहाँ से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ये जो पोर्शन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू डॉट है ना। यहाँ पे कौन सा, ये एरिया को हम क्या बोलते हैं, मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है। अब मध्य भारत प्लेट्यू का एरिया परसेंटेज देखते हैं। तो इसका जो एरिया परसेंटेज है वो कितना है, 10.68% ऑफ एमपी। मतलब एमपी का जो टोटल एरिया है उसका 10.68% कौन कवर करता है, मध्य भारत का प्लेट्यू। आई होप ये पॉइंट आपको दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ना, वो ये एरिया वाला पॉइंट आ रहा है। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे, और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10.68 है, और यहाँ पे जो रीवा पन्ना का प्लेट्यू है इसमें 10.36% है। तो कई बार ये दोनों ऑप्शंस में होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 68 था कि 36 था, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, तो जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना हमारे, एकदम भिंड, मुरैना, श्योपुर और जो ग्वालियर के आसपास के ग्वालियर, ये सभी किस में आते हैं, मध्य भारत प्लेट्यू में, ठीक है। इसमें और भी डिस्ट्रिक्ट्स आते होंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ पार्ट्स यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स के भी आते हैं, है ना, लेकिन पूरे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब इसमें सॉइल कौन सी आती है, तो दोस्तों सॉइल आई होप आप सभी जानते होंगे कि एक सॉइल का टाइप होता है एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे जो सॉइल आती है वो आती कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ये क्या होती है, नदियाँ बहा के जो सॉइल अपने साथ लाती है ना, उस सॉइल को हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। रॉक कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप की मेनली रॉक्स पाई जाती हैं। कौन सी, एक बिजावर और
कोडप्पा, बिजावर सीरीज की रॉक और कोडप्पा सीरीज की रॉक। कौन सी? कोडप्पा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब रिवर्स कौन कौन सी हैं? ये जो रॉक टाइप्स है ना, इसको आप बेसिकली याद करके रखें। ठीक है, क्योंकि जब हम रॉक्स पढ़ेंगे या ज्योग्राफी में आप जब भी रॉक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इनको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स कौन कौन सी है? एक तो चंबल नदी है, ठीक है, सिंध नदी है, पार्वती नदी है। ये 3 मेन रिवर्स हैं, और भी कई रिवर्स आती हैं, लेकिन इन 3 को तो आपको स्पेशली याद रखना है। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रिवर्स मैंने लिखी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरूर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पूरी रिवर्स नहीं लिख सकता वहाँ की, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितनी होती है? तो जो हमारा मध्य भारत का एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल होती है 25 से 125 सेंटीमीटर। कितनी? लोएस्ट में जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर और हाईएस्ट में 125 सेंटीमीटर पूरे साल भर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जनजाति देख लेते हैं कि मध्य भारत प्लेट्यू में जनजाति कौन सी आती है। तो दोस्तों ये जो नॉर्दर्न एमपी है, चाहे वो कोई का भी हिस्सा हो, नॉर्दर्न एमपी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जनजाति पाई जाती है, जो है सहरिया जनजाति। और ये बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया ट्राइब जो है, वो नॉर्दर्न एमपी में पाए जाते हैं। और मोस्टली ये जो चंबल का क्षेत्र है ना, ये वाला, इस वाले एरिया में। ठीक है, अब फॉरेस्ट यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इस वाले एरिया में मोस्टली इस साइड वाला जो एरिया है, इसमें कम ही बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेचर कितना होता है? तो टेम्परेचर लोएस्ट में देखें तो 15, हाईएस्ट में 45, 15 से 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मध्य भारत प्लेट्यू अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसके सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब आइए पहले मैप में देखते हैं कि रीवा पन्ना प्लेट्यू कौन सा है। ये जो नर्मदा सोन वैली के ऊपर दिख रहा है, और ये बघेलखंड के इस साइड, ये जो वर्टिकल डैश से मैंने शो किया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ब्लैक कलर वाला एरिया, ये क्या है? रीवा पन्ना प्लेट्यू। आई होप मैप में आपको दिख गया होगा, है ना। अब जानते हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में। इसका जो एरिया परसेंटेज है वो कितना है? तो ये टोटल एमपी का 10.36% कवर करता है ना। टोटल एमपी के एरिया का कितना कवर करता है? 10.36%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि मध्य भारत और रीवा पन्ना में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं? तो मेनली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन से आते हैं? रीवा, पन्ना, सतना। अब कुछ पार्ट सागर का भी आता है, कुछ पार्ट दमोह का भी आता है ना। तो इस चीज़ को याद रखें आप कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, रीवा, पन्ना, सतना तो याद करके ही चलें आप। और रॉक टाइप कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रॉक ज़्यादा हैं, है ना। 2 टाइप्स ऑफ रॉक हैं, कोडप्पा रॉक और विंध्यन रॉक्स। ठीक है, ये रॉक के टाइप्स मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए, इन्हीं से जुड़ी एक और चीज़ के बारे में जानिए कि जो मिनरल्स हैं, तो कोडप्पा रॉक से मेनली डायमंड निकलता है, और विंध्यन रॉक से क्या निकलता है? लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होता है। इस वजह से जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है, यहाँ पे डायमंड और लाइमस्टोन, चूना पत्थर ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जो पन्ना है हमारा, पन्ना के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये एमपी का ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत मात्रा में डायमंड निकाले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सॉइल देख लेते हैं कौन सी है यहाँ पे। तो रीवा पन्ना प्लेट्यू में एक तो रेड सॉइल पाई जाती है, रेड येलो सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो काइंड ऑफ मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये तीनों याद रखें, मिक्स्ड सॉइल के रूप में याद रखें। रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल पाई जाती है मेनली यहाँ पे। ठीक है, अब रिवर्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो एक तो टोन्स रिवर पाई जाती है, सोनार रिवर और केन रिवर। मेनली ये 3 रिवर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करके ही चलें। ठीक है, और भी छोटी छोटी कई रिवर्स पाई जाती होंगी, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, अब रेनफॉल कितनी होती है? तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो लोएस्ट जाती है 75 सेंटीमीटर और हाईएस्ट 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे हो जाती है एक साल में। ठीक है, इसके बीच में हो जाती है, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, मतलब एवरेज टेम्परेचर? तो लोएस्ट में 8 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट में 40 डिग्री सेल्सियस तक रीवा पन्ना प्लेट्यू में टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, अब जनजाति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे
जो कोल ट्राइब है, कौन सी कोल ट्राइब है, ये ज़्यादातर पाई जाती है रीवापन्ना प्लेट्यू में। तो ये तो हो गया दोस्तों सारा कुछ रीवापन्ना प्लेट्यू के बारे में। आप एक बार इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि बुंदेलखंड प्लेट्यू कौन सा है। तो ये वाला जो प्लेट्यू है, ये रेड वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है, ये है ना, आपको दिख रहा होगा ये रेड डॉट से है, किसके, रीवापन्ना के ऊपर। ये कौन सा है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, आई होप आपको मैप में दिख गया होगा। अब इसके बारे में पॉइंट्स को जानते हैं कि इसका एरिया परसेंटेज कितना है। इसका एरिया परसेंटेज है 7.7% ऑफ एमपी। हम साथ साथ हैं वाला 7-7, ठीक है, 7.7%, मतलब एमपी के टोटल एरिया का 7.7% बुंदेलखंड कवर करता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं। तो इसमें दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और ऐसे बहुत सारे, जैसे सागर का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें काय में, निवारी हो गया, ये काय में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट तो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, तो आप एक बार देख लें अपनी कॉपी से या अपनी जिस भी बुक से आप पढ़ते हो। ठीक है, अब रॉक्स देखिए, रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं आर्कियन टाइप ऑफ रॉक्स। कौन से टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं, आर्कियन रॉक्स। दोस्तों अगर आपने टाइप ऑफ रॉक्स नहीं पढ़ा है अभी टॉपिक, जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो आपको ये नहीं अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसको याद कर लें यहाँ पे, है ना, जब वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये रॉक्स के टाइप हैं। ठीक है, अब सॉइल यहाँ पे कौन से टाइप की है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में रेड येलो, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा, है ना। रिवर्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो बुंदेलखंड में मेनली बेतवा रिवर, धसान रिवर, केन रिवर, उर्मिल रिवर, ये रिवर्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये रिवर्स यहाँ से होकर बहती हैं। और भी कई छोटी रिवर्स होंगी, उनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ना। तो बुक्स में जितनी भी रिवर्स लिखी रहती हैं या जितनी भी रिवर्स होती हैं, पूरी मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता स्पेस की कमी के कारण। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स लिखी है मैंने, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पे हो जाती है। इसके बीच में कहीं कोई भी अमाउंट की रेनफॉल यहाँ पे हो जाती है एक साल में। ठीक है, अब हाईएस्ट पीक देखेंगे कि बुंदेलखंड चोटी की, बुंदेलखंड जो प्लेट्यू है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा की चोटी जो है, ये सिद्ध बाबा चोटी जो है, ये क्या है, हाईएस्ट पीक है। और ये कौन से ज़िले में आती है, ये आती है दतिया ज़िले में। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 1172 मीटर ऊंची है ये जो सिद्ध बाबा पीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर देखेंगे कि एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बुंदेलखंड में, वो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हम बोल सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस की बात अलग है कि जैसे बीते कुछ समय में यहाँ पे 48 डिग्री भी हिट किया है टेम्परेचर। ठीक है, तो 10 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर आप मान सकते हैं यहाँ पे। टूरिज्म कौन कौन से, तो बहुत सारे टूरिज्म हैं, जैसे खजुराहो हो गया, छतरपुर के किले वगैरह हो गए, ओरछा के किले हो गए। ठीक है, चंदेरी, ठीक है, चंदेरी में भी किले हैं। ठीक है, फोर्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके टूरिज्म प्लेसेस हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। एक बार आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि जो सतपुड़ा मैकाल रेंज है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे, है ना। सतपुड़ा मैकाल रेंज जो थी, ये एक अपने आप में एक मेजर पार्ट थी किसका, ज्योग्राफिकल डिवीजन्स का, है ना, हमने देख लिया था पहले ही। ठीक है, और जो सेंट्रल हाईलैंड्स के 5 पार्ट थे उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं मैप में कि सतपुड़ा मैकाल रेंज कहाँ से आती है, मतलब कितना एरिया कवर करती है। तो ये देखिए, ये नीचे से पूरी बॉर्डर को लेके ये जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, जो पहले ब्लैंक एरिया मैंने दिखाया था आपको, ये पूरा क्या है, सतपुड़ा मैकाल रेंज। आई होप आपको मैप में समझ में आया होगा। अब ये जो रेंज है, ये भी फर्दर कुछ छोटी छोटी रेंजेस में डिवाइडेड है ना। तो सबसे पहले है राजपीपला रेंज, ग्वालीगढ़ रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज। हालांकि माउंटेन्स वाले टॉपिक में हम इन सभी इंडिविजुअल रेंजेस को भी डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मैं ये ऊपर से नीचे इन रेंजेस को कोई नंबरिंग कर दूं इनमें, जैसे राजपीपला में 1 नंबर, ग्वालीगढ़ 2, महादेव 3 और मैकाल 4, तो यहाँ पे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मैंने 1 नंबर लिखा है ये है राजपीपला रेंज, ये जो 2 नंबर लिखा है ये कौन सी है, ग्वालीगढ़ रेंज,
और ये जो 3 नंबर लिखा है ये कौन सी है, महादेव रेंज, और सिमिलरली यहाँ पे ये कौन सी है, महाकाल रेंज। और इसी तरीके से ये पूरा क्या बनाती है, एक सतपुड़ा महाकाल रेंज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। अब इसके बाकी के पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि ओवरव्यू हो गया कि इसके अंदर कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। अब इसके आगे का देखें तो एरिया परसेंटेज कितना कवर करता है ये, तो सतपुड़ा महाकाल रेंज टोटल एमपी का 11% एरिया कवर करता है। कितना, 11% एरिया। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो ये भाई नीचे वाले तो ये जितने यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये तो सभी आएंगे, है ना, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन एक्सेट्रा, और भी जो इधर पे जितने भी ऊपर इसके आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। आप देख लेना एक बार बुक में, मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब इसकी जो सॉइल है, सॉइल कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे मेनली मिट्टी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कौन सी, ब्लैक सॉइल। और एक और मिट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं हम लेटराइट मिट्टी। अब ये लेटराइट मिट्टी क्या होती है, तो दोस्तों जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो क्या होता है जो मिट्टी में ऊपरी लेयर्स, जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वहाँ पे जो उसकी मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट रहते हैं वो बह के नीचे वाली मिट्टी में चले जाते हैं, मतलब बहुत नीचे वाली लेयर्स में चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो नई मिट्टी का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है लेटराइट सॉइल। मतलब जो नई मिट्टी बनती है, नई सॉइल बनती है, वो कौन सी होती है, लेटराइट सॉइल। इसमें मिनरल्स नीचे जा चुके होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स देखते हैं, रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो पहली बेनगंगा रिवर, ताप्ती रिवर, पेंच रिवर, है ना, ये तो मेन रिवर इधर पे पाई जाती हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगी। देखिए हम यहाँ पे सब चीज़ों को एकदम ईजी करके पढ़ रहे हैं। ईजी करके पढ़ने का फ़ायदा ये है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके पॉइंट्स मिस करा रहा हूँ, मैं आपको एकदम ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एकदम इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें एकदम मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको भी खुद से थोड़ा सा डीप जाने के लिए बुक से भी रीडिंग मारनी पड़ेगी एक बार। अब रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे होती है 75 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है। ये वाला जो हमारा नीचे का रीजन है, ठीक है, सतपुड़ा महाकाल वाला। रॉक्स कौन से टाइप की पाई जाती हैं, तो यहाँ पे धारवाड़ रॉक पाई जाती हैं। कौन टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं, धारवाड़ टाइप की रॉक्स, ठीक है। अब हाईएस्ट पीक देख लेते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो दोस्तों हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ चोटी। जो धूपगढ़ पीक है, धूपगढ़ हिल है, वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक है। कहाँ की, सतपुड़ा महाकाल रेंज की। लेकिन इसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो धूपगढ़ है ये एमपी की भी हाईएस्ट पीक है। मतलब एमपी में सबसे ज़्यादा पीक मान लीजिए धूपगढ़ जो है वो यहाँ महादेव वाले में मिलती है, ठीक है। महादेव जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, महादेव रेंज थी, यहीं पर है धूपगढ़ चोटी, ठीक है। तो धूपगढ़ चोटी महादेव रेंज में है, और वो जो चोटी है वो एमपी की, पूरे एमपी की, है ना, पूरे एमपी की हाईएस्ट पीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे, तो टेम्परेचर यहाँ पे 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। मतलब लोएस्ट 18 और हाईएस्ट 30, मतलब ऊपर के पार्ट से बेसिकली यहाँ पे कम टेम्परेचर पाया जाता है। अब यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, तो ट्राइब्स यहाँ पे मेनली भारिया और गोंड ट्राइब पाई जाती हैं। ये भारिया जो ट्राइब है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, है ना। सतपुड़ा महाकाल रेंज में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्राइब याद रखनी है तो वो कौन सी है, भारिया, एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब इसी तरीके से इसके जो टूरिज्म है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे टूरिज्म, जैसे असीरगढ़ का फोर्ट हो गया, पचमढ़ी जो एकमात्र हिल स्टेशन है एमपी की, ठीक है। कमेंट करके आप बताएंगे कि इन चारों रेंजेस में से पचमढ़ी कौन से रेंज में आती है, ठीक है। हनुवंतिया आइलैंड, ठीक है, ये भी एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। धूपगढ़ पीक, ये सभी चीज़ें इसी रेंज में आती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, है ना। जो पर्वत वगैरह माउंटेन रेंजेस हैं इनको हम माउंटेन्स वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका ओवरव्यू बस दिया है आपके लिए। तो एक बार आप इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो तीसरा जो मेजर पार्ट था ज्योग्राफिक डिवीज़न का, कौन सा, ईस्टर्न प्लेट्यू, है ना। ईस्टर्न प्लेट्यू में हमने देखा था कि बघेलखंड का प्लेट्यू आता था। क्या आता था, बघेलखंड का प्लेट्यू। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ आएगा। तो ये वाला जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ से लेके ये वाला जो ब्लैंक एरिया, ये पूरा एरिया कहलाता है बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। अब आइए जानते हैं इसका जो एरिया है वो कितना है।
तो ये 7% ऑफ एमपी कवर करता है ना। एमपी का जितना भी एरिया उसका 7% बघेलखंड का प्लेट्यू कवर करता है, ठीक है। अब इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें, तो शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हैं, जैसे सिंगरौली हो गया, ये ऊर्जा राजधानी है ना। अनूपपुर हो गया तो यहाँ पे अमरकंटक आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए जो अनूपपुर का कुछ पार्ट आता है ना, कुछ पार्ट नीचे सतपुड़ा मैकाल में भी चला जाता है और अनूपपुर का इसमें भी आता है, ठीक है। अब जो सॉयल है, सॉयल कौन सी है यहाँ पे बघेलखंड में, तो लाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, मतलब रेड सॉयल और रेड एंड येलो सॉयल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब रिवर कौन सी है, रिवर है सोन रिवर, टोन्स रिवर, जोहिला रिवर एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेन जो रिवर्स हैं वो कौन सी, सोन, टोन्स, जोहिला। एग्जाम्स में भी इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको याद रखें। लेकिन देखिए एग्जामिनर का क्या रहता है, अभी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो लेकिन मेन तो हमने याद कर ली, लेकिन आप जब बुक से डीप में थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिमाग में याद हो जाएंगे जो एग्जामिनर पूछेगा और आपको फटाक से याद आएगा कि भाई ये पॉइंट तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा, ऊपर से पढ़ा होगा, उसको शायद हो सकता है कठिनाई आएगी। अब रेनफॉल क्या है, कितनी होती है यहाँ पे, तो रेनफॉल यहाँ पे होती है 50 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल। एक साल में 50 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पे आराम से हो जाती है। रॉक टाइप कौन से पाई जाती हैं, कौन सी टाइप्स की रॉक पाई जाती हैं, तो जो गोंडवाना रॉक्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपके लिए। टेम्परेचर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, मतलब लोएस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस तक जाता है और हाईएस्ट कितना अपना 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोएस्ट सिर्फ 10 फिक्स कर दिया हमने पढ़ लिया बुक्स में, तो ऐसा नहीं होता है। जो टेम्परेचर है ये समय के साथ कभी कभी 4 डिग्री सेल्सियस भी चला जाएगा जब एकदम एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी, है ना। कभी कभी 0 भी चला जाता है, इस टाइप से होता रहता है। लेकिन अगर हम बेसिकली एक रेंज मान के चलें तो ये 10 से 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज होगी, ठीक है। अब ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो मेनली यहाँ पे कोल और गोंड ट्राइब तो आप याद ही रख लो, एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, कोल और गोंड ट्राइब, ठीक है। अब टूरिज्म कौन कौन से हैं, तो पहला तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में आता है, ठीक है। मारा केव्स सिंगरौली में आती हैं, अमरकंटक अनूपपुर में आता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे अच्छे टूरिज्म हैं। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप बुक्स से देख के उनको याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। हालांकि एमपी के जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं उन सभी को हम टूरिज्म वाले टॉपिक में अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोस्तों एक और बात मैं आपसे बोलूँगा कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से याद आया, हाल ही में अभी कूनो नेशनल पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सके वो आप अभी अपने दिमाग में इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं ऐसे में। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही था, आगे इसी तरीके के और लेक्चर्स आते रहेंगे। धन्यवाद।